वेलकम बैक लिटरेरियंस टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे टी.एस. एलियट का एक फेमस प्ले जिसका नाम है द फैमिली रीयूनियन। और इस प्ले को समझने के लिए इस प्ले को टोटल हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हैं समरी एंड एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंट टर्म्स, द बायोग्राफी ऑफ टी.एस. एलियट, फैक्चुअल डिटेल्स ऑफ द प्ले एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस प्ले को समझने से पहले इस प्ले से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं हम इन्हें समझ लेते हैं, जिससे इस प्ले की अंडरस्टैंडिंग स्मूथ हो। तो सबसे पहला वर्ड है द कंट्री हाउस। कंट्री हाउस मीन्स गांव का एक ऐसा सबसे बड़ा घर जो सबसे सुंदर और सबसे बड़ा होता है। ऐसा घर जनरली राजाओं और गांव के ठाकुरों के पास हुआ करता था। दूसरा वर्ड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कभी भी आप अपने माता पिता या दादा दादी से अपनी प्रॉपर्टी या वेल्थ को एक्वायर करते हैं तो उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तीसरा वर्ड होता है ह्यूमिनेट्स। इन्हें आप प्रेत या आत्माओं से इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा वर्ड है स्पिरिचुअल, जिसका मतलब है डीप मीनिंग ऑफ लाइफ और इनर पीस। चौथा वर्ड है हमारा पांचवा वर्ड है हमारा वॉयस। वॉयस का मतलब होता है जब कभी भी आप एयर या शिप के थ्रू किसी लॉन्ग जर्नी में आप जाते हैं तो उस यात्रा को या उस ट्रिप को बोलते हैं वॉयस। एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है इस कंट्री हाउस से, जिसका नाम है विस्वुड मैंसन। और इस मैंसन की जो ऑनर हैं वो एमी मॉन्चेंसी हैं। और ये आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनका बेटा हैरी आज यूरोप से लौट के इंग्लैंड आ रहा है। ये चाहती हैं कि इनका बेटा इनकी पूरे प्रॉपर्टी और इनके पूरे एम्पायर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे और इसको क्या करे, टेक केयर करे। इस खुशी में ये क्या करती हैं, एक बर्थडे पार्टी रखती हैं। और उस बर्थडे पार्टी में इनके जो क्लोज रिलेटिव हैं, चाहे वो अंकल हो, चाहे आंट हो, चाहे कजिन हो, वो सभी को क्या करती हैं, इनवाइट करती हैं। इसी बीच पार्टी में जो इनके क्लोज रिलेटिव हैं वो सोशल मैनर्स, इनहेरिटेंस और फैमिली रेपुटेशन की बात करते हैं। और देखते ही देखते यहाँ का जो माहौल है वो क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है। और माहौल टेंस होते होते पार्टी चलती रहती है और लोग सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके कुछ समय बाद जो हैरी है वो पार्टी में आ जाता है। अब पार्टी में हैरी जो है तो बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, और उसके डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो उसकी वाइफ की सी वॉयस के दौरान क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसकी वाइफ जो डूब के उसकी वाइफ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उस डेथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर समझता है कि जो इसकी वाइफ की डेथ हुई है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये जिम्मेदार है। अगर ये टाइमली वहाँ पर क्या जंप किया होता और उसे बचाया होता तो शायद उसकी जान क्या है, बच जाती। हैरी बार बार यह बताता है कि उसे यूमिनेट्स दिखाई देते हैं, और यूमिनेट्स दिखाई देने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो जो क्या है वो इनर गिल्ट फील करता है, और वो उसे क्या कर रही हैं, बार बार उसके सपने में आके उसे क्या कर रही हैं, पनिश कर रही हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, जो इनर गिल्ट और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट से जो हैरी है वो क्या हो रहा है, जूझ रहा है। अब हैरी जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो लोग बाग जब पार्टी के लोग उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को देखते हैं, हैरी के स्ट्रेंज बिहेवियर को देखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम बोरिंग फील करते हैं। और ये सोचते हैं कि जो पार्टी है वो बेमतलब के लिए अरेंज की गई है, और सभी लोग उस पार्टी से क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। इसी बीच में जो उनकी आंटी रहती हैं अगाथा, वो पूरे इस चीज़ को क्या करती हैं, संभालती हैं, और पूरे पार्टी में बताते हैं कि किस तरीके से जो हैरी है तो स्पिरिचुअल क्राइसिस से क्या हो रहा है, जूझ रहा है। एक्ट 2 की शुरुआत हैरी के पर्सनल फीलिंग से होती है। हैरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स अबाउट मैरिज के बारे में बताता है कि किस तरीके से मैं अपने शादी को लेके खुश नहीं हूँ, और किस तरीके से ये सी वॉयस के दौरान जो उनकी डेथ हो गई है, उसकी वाइफ की जो ड्राउंड हो गई हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ये क्या गिल्ट फील कर रहा है, और यही जिम्मेदार है। तो अपने आप को गिल्टी फील करता है, जो उसकी वाइफ के भी रिसेंट डेथ हुई है ड्राउन से, उसके लिए। तो इसकी जो जो इसकी आंट हैं वो बताती हैं कि ये जो तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई है ड्राउन से, या जो तुम अपने मैरिज को लेके खुश नहीं हो, ये एक महज एक्सीडेंट नहीं है, ये एक फैमिली साइकिल है। तुम्हारे पूरे फैमिली साइकिल में ये एक
जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम बनी हुई है। और इस तरीके से जो अगाथा उनकी आंटी हैं वो उनके पूरे फैमिली फास्ट को बताती हैं। अब इनका फैमिली फास्ट क्या था, तो जो ये थी एमी थी इनकी मम्मी एमी, और इनकी आंट जो है अगाथा, ये दोनों एक ही घर में रहती थी। और इनके जो पापा हैं तो ये शादी एमी से नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे कि इनकी जो मैरिज है वो अगाथा से हो, और उन्हीं की तरफ ये क्या है इंक्लिनेड थे। इतना होने के बाद भी अंडर फैमिली प्रेशर और फैमिली रेपुटेशन सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो शादी हैं तो इससे शादी कर लेते हैं एमी से, जबकि वो करना किससे चाहते थे, अगाथा से। वो अगाथा से शादी करना चाहते थे, लेकिन अंडर सोशल प्रेशर के कारण उन्हें किससे शादी की, एमी से। अब एमी इस चीज़ को बहुत कुछ छुपाती हैं कि जो अगाथा हैं आफ्टर मैरिज के बाद भी अगाथा और इनके जो फादर हैं ये दोनों क्या रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे। मतलब एमी, अगाथा और फादर, और अगाथा और इनके फादर के बीच में क्या थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। और इस चीज़ को एमी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन सोशल स्कैंडल से बचने के लिए, अपने फैमिली को रेपुटेशन के बचाने के लिए ये कभी भी इस चीज़ को लेके क्या कंप्लेन नहीं की, और इस तरीके से सफोकेट हो के पूरी लाइफ अपनी बिता दी। और इवेंचुअली जब हरी है ये सब बातें बताती हैं तो सेम चीज़ हैरी फील करता है। जैसे इनके फादर थे जो चीज़ फील करते थे, तो ये भी सेम चीज़ को क्या फील करता है। अब जब ये सेम चीज़ को फील करता है तो इसे लिंक करता है वो जनरेशन से, कि ये जो चीज़ है वो जनरेशन बेस्ड जनरेशन है। अब इस जनरेशन को किस तरीके से हमें इसे क्या करना है, पॉज करना है, या इस चीज़ को किस तरीके से क्या करना है, हमें स्टॉप करना है। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे परिवार में कर्ज चल रहा है, तो इस कर्ज को हमें कैसे, इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए वह सोचता है। और उसके ब्रेन में एक स्पिरिचुअल जर्नी का आइडिया आता है कि किस तरीके से एक स्पिरिचुअल जर्नी है, कि हम स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू ही हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि आखिर ये मेरे जो फैमिली के जो पैटर्न है या डिज़ाइन है, जो ये कर्स लाइक है, इसका रीज़न क्या है। अब सभी लोग जो पार्टी में रहते हैं वो सब प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और सोशल स्टेटस की बात करते हैं, कि जो हैरी है वो कितना रईस है, वो इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के बाद कितना रिच हो जाएगा, पूरे गांव में इसके जैसा किसी का रुतबा नहीं होगा, सभी इसी लोग बात करते हैं। लेकिन जो हैरी है वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता है, और वो सोचता है कि वो किस तरीके से अवे हो जाएगा मटेरियलिस्टिक वर्ड से। मटेरियलिस्ट का मतलब जिसमें मटेरियल हो, जैसे हाउस, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इन सब चीज़ों से किस तरीके से वो दूर हो जाए, और ये चीज़ वो क्या हैरी सोचता है। और हैरी के मटेरियलिस्टिक वर्ड से दूर जाने की जैसे उसे थिंकिंग आती है, तो वहीं से क्या ये एक्ट 2 क्या हो जाता है, समाप्त। अब देखेंगे एक्ट 3। अब एक्ट 3 की शुरुआत अगाथा के ये कहने से होती है कि ये जो तुम्हारा पूरा परिवार है ये एक कर्स लाइक पैटर्न्स की क्या है, ये सफरिंग है। जो तुम्हारा ये तुम इस सफरिंग से क्या हो रहे, जूझ रहे हो, या इस सफरिंग से जो तुम गो थ्रू कर रहे हो, उसका कारण क्या है, ये एक पैटर्न है या कर्स लाइक स्ट्रक्चर है। तुम्हारा जो परिवार है वो किसी कर्स यानी श्राप से क्या है, कहीं ना कहीं से कुछ श्राप वगैरह मिला हुआ है, जिससे ये तुम्हारा परिवार सेम स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है, जूझ रहा है। और हैरी तुम्हें इस स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो साइकिल है जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है तुम्हारे परिवार में, कि किस तरीके से जो मैरिज होती है, और मैरिज में कोई आदमी क्या खुश नहीं रहता है, और इस तरीके से उसकी जो पूरी लाइफ है वो क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इस साइकिल से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस साइकिल को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तब हैरी समझ जाता है कि जो मेरा जन्म हुआ है और ये जो मेरे साथ हो रहा है क्या, अनहैप्पी मैरिज हो गई, जो वाइफ की भी ड्राउन डेथ हो गई, तो ये एक पनिशमेंट नहीं बल्कि ये एक संदेश है कि किस तरीके से मैं क्या करूँगा, रिडेम्पशन करूँगा। रिडेम्पशन मतलब होता है मोक्ष। किस तरीके से मैं सैल्वेशन को क्या करूँगा, प्राप्त करूँगा, किस तरीके से मैं मोक्ष की तरफ क्या करूँगा, जाऊँगा। तो हैरी डिसाइड करता है कि ही गिव अप एवरीथिंग, सब कुछ वो क्या करेगा, छोड़ देगा, एज अ प्रॉपर्टी, मैंसन, मनी, एंड क्या करेगा, गो ऑन, एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाएगा, और वहीं पर उसके जो आंसर हैं वो पूरे क्या होंगे, उसे मिलेंगे। मतलब वो डिसाइड करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो ये महल चाहिए, ना तो हमें पैसे चाहिए, ना तो हमें सोशल स्टेटस चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और इसका जो पूरा आंसर है वो कहाँ मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में। अब जब ये सब पूरी बातें सुनती हैं उसकी मम्मी एमी, कि मेरा बेटा जो है तो एक क्या करेगा, सब कुछ
छोड़ देगा, किसी चीज़ को नहीं लेगा और ये अपनी लाइफ को कहाँ ले जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म की तरह, जिससे सब कुछ समझ पाए। तो क्या हो जाती हैं ये, कंप्लीटली ब्रोकन हार्ट हो जाती हैं, एकदम टूट जाती हैं। और टूट क्यों ना जाएँ, वो ये सोचती हैं कि अब ये मेरा विशवुड है, मेरा महल है, इतनी सारी मेरे पास प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा मेरा सोशल स्टेटस है, अब इसे कौन सँभालेगा? इवेंचुअली ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जो हैरी है वो मटेरियलिस्टिक वर्ड से वो क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो एमी है जब जो है तो मटेरियलिस्टिक वर्ड से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। और इसने रेजोल्यूशन कर लिया है कि अब क्या करेगा, घर को छोड़ देगा और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चला जाएगा। हाई थिंकिंग के लिए वो ऐसा ही करता है, सब कुछ छोड़ देता है और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चला जाता है। और यहीं से पार्ट 3 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे टी.एस. एलियट की बायोग्राफी। तो लेट्स स्टार्ट। इनका जो फुल नेम है वो क्या है, थॉमस स्टर्न एलियट। इनकी जो बर्थ डेट है वो क्या है, सितंबर 26, 1888। इनकी जो डेथ डेट है वो क्या है, 4 जनवरी 1965। इनके फादर का नाम हेनरी वेयर एलियट। इनकी 2 शादियां हुई थी, एक 1915 में और दूसरी 1957 में। तो जो इनकी पहली वाइफ थी उनका नाम था विवियन हेवुड, जिनसे इनका डिवोर्स हो गया था 1933 में। इनके बाद जो इनकी दूसरी वाइफ थी इनका नाम था एस्मे वेलेरी फ्लेचर। अब नंबर ऑफ सन एंड डॉटर, तो इनके कोई भी किसी भी प्रकार के इनके ना तो सन थे ना डॉटर थे, मतलब कह सकता है कि इनका ना तो कोई बेटा था ना तो कोई बेटी थी। अब इनकी जो मम्मी का नाम था, तो मम्मी का नाम देख लेते हैं। तो सैलेट चैम्पेस्टन, तो इनके जो मम्मी का नाम था वो सैलेट चैम्पेस्टन था। इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इनका जो प्लेस है, बर्थ प्लेस है, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सेंट लुइस मिजोरी। इनका जो ये यूएसए का एक प्लेस है जिसका नाम है सेंट लुइस मिजोरी, वहाँ से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। सिटीजनशिप इन्हें 2 जगह की मिली थी। ये नेटिव तो खुद अमेरिकन थे, लेकिन इन्हें ब्रिटिश की नेशनैलिटी भी इन्हें मिली थी। स्कूल की बात करें तो इनके स्कूल का नाम स्मिथ अकेडमी कॉलेज, ये मिल्टन कॉलेज से बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सिटी ये ऑक्सफोर्ड में भी इन्होंने वो की है, लर्न किया है, और हार्वर्ड में भी ये पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो द वेस्ट लैंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसे 1922 में राइट किया गया था। इसके बाद फोर क्वार्टर है जो 1943 में से राइट डाउन किया गया था। इसके बाद है द प्ले मर्डर इन कैथेड्रल, ये भी 1935 में लिखा गया है। इसके बाद भी इनके बहुत सारे वर्क हैं जो हैं, उन्हें हम सेपरेटली अलग अलग से देखेंगे, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्क है इनका द वेस्ट लैंड 1922 है, तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। आगे देखेंगे ये जो हमारा प्ले है फैमिली रेयूनियन, इससे रिलेटेड इसके फैक्चुअल डिटेल्स उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जॉनर कैसे है, तो वर्स और ड्रामा है, और ये मॉडर्न ट्रेजेडी है। अब ट्रेजेडी क्यों है, तो किसी भी चीज़ में अगर डेथ वगैरह हो जाए वो ट्रेजेडी है। तो इनकी वाइफ की एक डेथ हो जाती है, और जो एक कहीं भी ये पूरा है तो क्या है, सॉरोफुल प्ले है। ये क्या है, एक सॉरोफुल, तो इस तरीके से पूरा प्ले किस में होगा, ट्रेजेडी में। रिटन इसे कब किया गया, तो 1938 में इसे राइट डाउन किया गया है। और इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो 1939 में किया गया है, और इसे सबसे पहले वेस्टमिंस्टर थिएटर लंदन का है, वहाँ पर इसे पब्लिश किया गया था। इसमें कितने एक्ट हैं, तो नंबर ऑफ एक्ट इसमें क्या है, 2 डेज, और ये 1 दिन में ही प्ले किया हो जाता, मतलब इस प्ले में टोटल 1 ही इंसिडेंस है, जैसे कि 1 डे में ख़त्म हो जाता है। पार्टी में ये पूरी पार्टी की बात होती है, और क्या होता है, एक मेंशन रहता है जिसका नाम विशुडर्ट रहता है, वहीं पर होता है। तो 1 डे और 1 प्लेस इस पर ये क्या है, बेस्ड है। तो किसी न किसी तरीके से ये एरिस्टोटेलियन जो यूनिट होती है उसे क्या करता है, उससे इसका इन्फ्लुएंस है। तो और इसकी मेन थीम्स है गिल्ट एंड सिन, किस तरीके से जो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसे वो अपने आप को कनेक्ट करता है कि अगर मैं थोड़ी भी कोशिश करता तो वाइफ की जान बचाई जा सकती थी। स्पिरिचुअल रिडेम्पशन, तो वो एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करता है कि किस तरीके से उसकी फैमिली में जो कर्स लाइक स्ट्रक्चर है इसे कैसे ब्रेक डाउन करे वो, और इसके लिए क्या एक स्पिरिचुअल जर्नी में क्या करता है, जाता है। फैमिली कन्फ्लिक्ट किसके बीच में, इसकी ममा जो है एमी और हैरी खुद, इन दोनों में क्या है, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हैं। कैसे, ये सोचती हैं कि इनके एम्पायर को इनहेरिट करे, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहता है। तो इन दोनों में काहे का वर्सेस का कंसेप्ट है।
इन इंग्लिश अब सेटिंग की बात करें तो एक कंट्री हाउस है, एक हवेली है जिसका नाम है विस्वुड मैंसन, वहाँ पर इसे क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। सिंबल्स की बात करें तो यूमिनेट्स और फेरी हैं, ये बताती हैं कि गिल्ट है और स्पिरिचुअल जजमेंट है। मेरे कहने का मतलब है अगर किसी के सपने में बार बार यूमिनेट्स और फ्यूरीज भूत प्रेत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं अंदर उसके गिल्ट है और वो मोक्ष की तलाश में जाना चाहता है अपने पर्सपेक्टिव से। विस्वुड हाउस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से कैसे जो आज की सोसाइटी है एरिस्टोक्रेटिक, जो अपने आप को अपर क्लास हाई स्टैंडर्ड का मानते हैं, वो धीमे धीमे क्या हो रहे हैं, टीके हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। हैरी की जर्नी ये क्या सिंबलाइज करती है, तो स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, तो किस तरीके से वो अपने आप को इनर, रिमेंबर इनर, वो किस तरीके से आपको इनर प्योरीफाई करना चाहता है, ये लाइफ ऑफ पीस की जो इनर पीसफुल मेंटेलिटी है उसे गेन करना चाहता है, वो चीज़ें ये क्या करती हैं, बताती हैं। अब ऐसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे तो हाउ मैनी एक्ट्स, तो कितने एक्ट्स हैं इस प्ले में, द फैमिली रियूनियन में, तो 2 एक्ट्स हैं। व्हाट डिड एमी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज सन हैरी, तो जो एमी थी तो अपने सन हैरी से क्या एक्सपेक्ट करती थी, तो टेक केयर ऑफ हिज एम्पायर और प्रॉपर्टी, वो चाहती थी कि उनका जो बेटा है उनकी पूरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे और उसकी देखभाल करे। इन विच ईयर द प्ले फैमिली रियूनियन रिटन, तो इसे कब राइट डाउन किया गया था इसे, तो 1938। इन विच सेंचुरी टी.एस. एलियट बर्न, सॉरी सेंचुरी यहाँ पर मैं गलत प्रिंट कर दिया हूँ, सेंचुरी को आप ईयर से रिप्लेस कर लीजिएगा, तो ईयर लिखिएगा, तो 1888 इस टाइम में एलियट का क्या हुआ था, बर्थ डेट है, बर्न हुए थे वो। इन विच ईयर गेट मैरिड, तो कब मैरिड हुए थे, तो एक मैरिज उन्होंने पहली वाइफ के साथ 1915 में की थी, जिनसे 1937 के आसपास क्या हो गया था, डिवोर्स हो गया था। इसके बाद दूसरी शादी उन्होंने कब की थी, 1957 में। इन विच ईयर डिड जॉन, सॉरी इसको आप रिप्लेस करिएगा किससे टीएस से, तो टीएस जो एलियट थे उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो टीएस एलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1948 में। राइट आंसर हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड, और सॉरी हाउ मैं इसे गॉल्सवर्थी को आप टीएस से कंप्लीट कीजिएगा, टीएस एलियट, तो जो हाउ मैनी चिल्ड्रंस डिड जॉन, सॉरी हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड टीएस एलियट है, तो टीएस एलियट के कितने बच्चे थे, तो आंसर 0। टीएस एलियट की कोई भी सन, ना तो सन थे ना डॉटर, इस तरीके से आंसर क्या होगा, इसका 0 होगा। हु इज़ द ऑनर ऑफ द कंट्री हाउस, उस कंट्री हाउस की ऑनर कौन थी, तो उस कंट्री हाउस की ऑनर कौन थी, एमी मॉन्चेंसे, और ये क्या थी, हैरी की क्या थी, मम्मी थी, हैरी की क्या थी, मम्मी थी। नेक्स्ट, हु इज़ ड्राउंड इन द सी ड्यूरिंग द सी वॉयस में कौन डूब गया था, तो हैरी की वाइफ थी जो डूब गई थी, तो आंसर इज हैरी वाइफ। हु टेल एवरीथिंग अबाउट द कर्स लाइक फैमिली पैटर्न, तो कौन था जो कर्स लाइक फैमिली पैटर्न को बता रहा था, तो आंट थी और इनका नाम क्या था, एगाथा, याद रखिएगा। व्हाट हैपेंड टू हैरी एट द एंड ऑफ प्ले, है अंत में हैरी के साथ, लेकिन में हैरी के साथ क्या होता है, तो वो क्या करता है, वेंट फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हो जाता है, चला जाता है और मटेरियलिस्टिक वर्ड को पूरा वो छोड़ देता है। इन द फैमिली रियूनियन व्हाट टाइप्स ऑफ डिस्कशन गोइंग ड्यूरिंग द पार्टी, जब पार्टी चल रही थी तो जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो किस तरीके से बात कर रहे थे, तो सिर्फ बात कर रहे थे सोशल मैटर्स की, किस तरीके से हम लोग एरिस्टोक्रेटिक हैं, हाई क्लास के आदमी हैं, किस तरीके से हम लोगों का दबदबा है, इनहेरिटेंस और फैमिली रिपुटेशन, वो लोग इसी चीज़ की क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। इस तरीके से एमसीक्यूज भी पूरा हो जाता है। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्ले जो PYQ सीरीज का होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।